गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सीए इंटर में हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं, एक का नाम ग्रुप 1 है और एक का नाम ग्रुप 2 है। यहाँ पे भी 3 पेपर है हमारे पास और यहाँ पे भी 3 पेपर है। इन तीन में से हमारे पास एक पेपर होता है जिसका नाम होता है एफ एम का मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एस एम का मतलब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो ये सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिलहाल सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी स्टार्टिंग में किसके बारे में, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। अगर एसएम की बात करेंगे 50 नंबर का पेपर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे 50 नंबर का पेपर है। और अभी जो हम गेम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को लेके स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेस आएंगी समय पे। तो जब हम बातचीत करते हैं किसके बारे में, आपके एसएम के बारे में, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में, तो ये कितने नंबर का पेपर है, हमने कहा 50 नंबर का पेपर है। 50 नंबर के पेपर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एमसीक्यू लेवल के सवाल आते हैं और साथ में हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हो गए या आपका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। इस कैटेगरी के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। एमसीक्यूज़ की बात करेंगे 15 नंबर के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव की बात करेंगे 35 मार्क्स के होते हैं और टोटल पेपर हमारे पास कितना हो गया, 50 नंबर का हो गया। 50 नंबर का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का हो गया, 50 नंबर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमारा पेपर हो जाएगा। एसएम का पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आसान क्यों है, क्योंकि समय कम खाता है। अगर मैं एसएम की बात करूँगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करूँगा, 40 घंटे के अंदर आपकी गेम समाप्त हो जाएगी। हद मारो के 50 घंटे, उससे ऊपर की गेम नहीं है। 40 से लेकर 50 घंटे की गेम खत्म हो जाएगी। और जब हम रिवीजन करने में आएंगे तो दावा देता हूँ रिवीजन करने के लिए आपको सवा घंटा लगेगा। आप सवा घंटे के अंदर पूरी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बड़े आराम से रिवाइज कर सकते हैं, बढ़िया लेवल की। ठीक है जी। चलिए 2 घंटे में कर लेंगे। आप स्लो हैं, आपका दिमाग स्लो काम कर रहा है, आप 2 घंटे में कर लेंगे। 2 घंटे से ऊपर का समय आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में नहीं लगेगा और मैं रिवीजन करवा भी दूंगा आपको। अब क्या इसमें नंबर आते हैं सर इस सब्जेक्ट के अंदर? बहुत बढ़िया नंबर आते हैं बेटा। 50 नंबर का पेपर है सर, 40 नंबर आ जाएंगे, आ जाएंगे सर। 45 नंबर आ जाएंगे, आ जाएंगे सर। 48 नंबर आ जाएंगे, आ जाएंगे, बड़े आराम से आ जाएंगे सर। पेपर प्रैक्टिकल है कि थ्योरेटिकल है? थ्योरेटिकल है बेटा। आप थ्योरेटिकल कह लो, थ्योरी बेस कह लो, थ्योरिकल कह लो, जो मर्जी आप बोलो, थ्योरी बेस पेपर है। पर इसमें कहानियाँ इतनी ज़बरदस्त हैं कि मज़ा आ जाता है। इसमें डिस्कस करा गया बिजनेस, और सीए वाला बच्चा पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ है। तो जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ पे सीए वाले बच्चे के दिमाग में घंटी बज जाती है और उसको पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। मेरे ख्याल से शायद ही कोई सीए का ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें मन ना लगे। अकाउंट्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, कॉस्टिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है सब्जेक्ट है, ऑडिट बहुत बढ़िया है, लॉ बहुत बढ़िया है, ऐसी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी बढ़िया है। और टैक्सेशन की तो बात ही मत करो, वो तो खून में ही हमारे मिला हुआ है। तो अब देखने वाली बात यहाँ पे ये आ रही है कि सर ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नाम का जो सब्जेक्ट है, क्या इसमें नंबर आ जाएंगे? बड़े आराम से बेटा नंबर आ जाएंगे। 50 नंबर का हमारे पास पेपर है और अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, 50 नंबर में से आपका 15 नंबर के हमारे पास क्या आएंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी। और साथ में हमारे पास दो कैटेगरी के क्वेश्चंस आएंगे, एक होगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और एक होगा मेरे पास आपका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। जब मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करता हूं तो वहां पे स्ट्रेट अवे सवाल होता है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, एडवांटेज क्या होते हैं, ड्रॉबैक क्या होते हैं, स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस। ठीक है भैया। हमारे पास आपका बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, माइक्रो फैक्टर्स क्या होते हैं, मैक्रो फैक्टर्स क्या होते हैं, बीसीजी मॉडल क्या होता है, एनशॉफ मॉडल क्या होता है, एडीएल मैट्रिक्स क्या होता है, जी मॉडल क्या होता है। इस तरह के सवाल हमारे पास स्ट्रेट अवे आते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पे एक केस स्टडी रखी जाती है, बच्चे के आगे समस्या रखी जाती है और सीए वाले बच्चे को बोला जाता है इस समस्या का हल निकालिए। हमने कहा मेरे 100 ब्रांच ऑफिस हैं, 100 में से मेरे 60 बंद हो गए हैं, 40 मेरे पास रह गए हैं, अब क्या करें भैया? 40 को बेच के निकल जाएं? क्या करें आखिरकार? 40 को बेच के निकल जाएं, इस चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या हमें ग्रोथ स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना चाहिए, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या हमें क्या कहते हैं अपना रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना चाहिए, कट बैक का इस्तेमाल करना चाहिए, टर्न अराउंड का इस्तेमाल करना चाहिए, डाइवर्समेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, लिक्विडेशन का इस्तेमाल करना चाहिए?
ठीक है बेटा, या हमें हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए, या हमें वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए, या हमें कॉन्ग्लूमरेट डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए, या हमें कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए। इस तरह के सवाल, दिमाग को हिला देने वाले सवाल आते हैं हमारे पास। तो सर क्या हम इन क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे? बड़े आराम से, बड़े प्यार से जवाब दे दोगे बेटा। थोड़ा सा समय बिताओ, 40 घंटे का समय बताओ, आपके हाथ में 50 नंबर का पेपर है। आप यकीन मानना, 50 नंबर सीए में बहुत बड़ी बात होती है। सर हमें क्या सिखा रहे हो? हमें पता है 1 नंबर से बच्चे फेल हो जाते हैं, 1 नंबर से हमारे बच्चे फेल हो जाते हैं। 600 नंबर का पेपर है, 300 नंबर हमें चाहिए, 299। काफ़ी सारे बच्चों के, मल्टीपल बच्चों के आते हैं, और वो बच्चे परेशान रहते हैं कि 1 नंबर से मेरा ग्रुप रह गया। तो यहाँ तो 1 नंबर की वैल्यू है। तो ये यकीन मानना कि अगर आपने ज़रा सा भी, थोड़ा सा भी सिस्टमैटिकली इस सब्जेक्ट को पढ़ लिया, तो ये आईसीएआई की तरफ से 50 नंबर का आपको गिफ्ट है। हमारा मकसद फ़िलहाल अभी सीए का पेपर क्लियर करना है, इंटर को पास करना हमारे लिए वैल्यू है। बात समझ में आ गई है? अब डेफिनेटली बच्चों को तो वैसे कोशिश करनी चाहिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 साथ देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बेनिफिट मिल जाता है सम का, है ना। पर डेफिनेटली सम, ये बच्चे, हर बच्चा तो ग्रुप दे नहीं पाता। रैंक आती है तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 देने से आती है। तो अब इसके अंदर जब जो बच्चा रैंक लेने के बारे में सोच रहा है, या जो बच्चा बोथ ग्रुप क्लियर करने के बारे में सोच रहा है, उसके लिए एक ही समस्या आती है, वो आती है टाइम। टाइम बचेगा तो 6 के 6 पेपर की तैयारी कर लोगे, टाइम नहीं बचेगा तो काम खराब हो जाएगा। तो टाइम बचाना हमारा मेन काम होता है, और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करेंगे तो ये आपका टाइम बचा देता है। 40 घंटे में आपको 50 नंबर की ताकत दिलवाने का अधिकार ही रखता है। अकाउंट्स की बात करेंगे, बहुत बड़ा पेपर है। ऑडिट की बात करेंगे, लॉ की बात करेंगे, बहुत बड़े पेपर हैं। 150 घंटा, 200 घंटा, 150 घंटा, 200 घंटा, 150 घंटा, 200 घंटा। तो कुल मिलाकर मेरे ख्याल से एसएम का पार्ट 50 नंबर का छोड़ दो, तो बाकी हर जगह समय आपका भरपूर लगेगा। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कहता है कम मेहनत ज़्यादा नंबर। अब आप ये समझने की गलती मत कर देना कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का तो सीए से कोई लेना देना ही नहीं है। बहुत बड़ा लेना देना है, लॉजिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर भी दूंगा। जब हम सीए बनने की बात करते हैं, सीए करने की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में बिठाया जाता है, और वो चीज़ क्या बिठाई जाती है? व्यापार। सीए बिजनेस को संभालने के लिए बैठा है। ठीक है जी। किस बिजनेस में हाथ डालना चाहिए उसका फैसला कौन करता है? कॉस्टिंग नाम का सब्जेक्ट। कॉस्टिंग साहब बता देता है, भैया इतना खर्चा आएगा, अब आप बताओ। मान लो आपने एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट आपने बना दिया, बनाने के बाद आपको पता चला उसकी जो कॉस्ट है 1200 रुपये। अब आपको पता लगा जो कॉम्पिटिटर है वो बाज़ार में 800 का बेच रहा है। अब आपका दिमाग ख़राब हो गया कि यार मेरे हिसाब से कॉस्टिंग 1200 की आ रही है, ये आदमी 800 का बेच रहा है, मैं 400 रुपये घाटे में कैसे बेच दूंगा? तो कॉस्टिंग आपको फैसला दे देती है कि भाई अंदर घुसना है कि नहीं घुसना, या कॉस्टिंग आपको फैसला दे देती है कि भाई अभी आपका मार्जिन बहुत बड़ा था, आप मान लो 1000 रुपये का कोई सामान बेच रहे थे, और बेचते बेचते आपने उसकी कॉस्ट निकाल दी 1500 रुपये। अब बाज़ार में कंपटीशन आ गया, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो 1100 रुपये की दे रहा है। अब आप परेशान हो रहे हैं कि भाई हमें भी 1100 में आना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें खा जाएगा। तो अब आप सीए की हेल्प लेंगे, और वो बंदा क्या करेगा? कॉस्टिंग कॉस्टिंग खेलेगा और बताएगा कि इस तरीके से अपनी कॉस्ट को कम कर लीजिए। तो कितना प्यारा सब्जेक्ट है कॉस्टिंग यार। क्या इसका संपर्क बिजनेस के साथ है? बिल्कुल संपर्क बिजनेस के साथ है। जब हम बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, माल बेचते हैं, तो उसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। रिकॉर्ड करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? अकाउंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो बात बड़ी क्लियर है कि आज की डेट में किसी भी एंगल से मैनुअली रिकॉर्ड चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आपकी कंपनी बहुत गरीब कंपनी है तो आप किसका इस्तेमाल कर लेंगे? टैली, प्राइम का इस्तेमाल कर लेंगे। सर गरीब कंपनी? हाँ बेटा, गरीब कंपनी टैली का इस्तेमाल करती है। थोड़ा सा अगर आपका धंधा 50 से लेकर 100 करोड़ का हो गया, तो आप एक बढ़िया से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करोगे, जोहो नाम का। सर हमने तो ये नाम सुने नहीं, मैं सुना रहा हूँ ना बेटा, सुनो उसको आराम से। उसको आप जोहो नाम के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे अगर आपकी जो कंपनी 50 से लेकर 100 करोड़ के बीच में है तो। ये और हमारी लेटर से बहुत बड़ी कंपनी है, या मान लो हम एक ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं जो बहुत बड़ी कंपनी है, जिसका टर्नओवर 10,000 करोड़ का है, 20,000 करोड़ का है, 40,000 करोड़ का है। या रिलायंस जैसी कंपनी की बात करेंगे, 11 लाख करोड़ की कंपनी है हमारे पास फॉर एग्जांपल। या मान लो मैंने कहा 20 लाख करोड़ की कंपनी है हमारे पास, तो रिलायंस की बात करें, 11 लाख करोड़ तो मुकेश अंबानी जी के हिस्से में आते हैं। तो मैंने बोला 20 लाख करोड़ की कंपनी है, तो डेफिनेटली वहाँ पे हम क्या करेंगे? हम वहाँ पे ERP सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें एक नाम सुना होगा आपने, सैप। और उसमें शायद आपने एक नाम और सुना होगा जी, हमें तो फीको वाला मॉड्यूल करना है। सीए वाले बच्चे को फीको वाला मॉड्यूल करना पड़ता है, एमबीए फाइनेंस को फीको वाला मॉड्यूल करना पड़ता है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट को फीको वाला मॉड्यूल करना पड़ता है।
तो कहने का मतलब है कि जब हम बिज़नेस करते हैं, जब हम व्यापार करते हैं, तो माल बेचते हैं, माल खरीदते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की एक भाषा होती है, उस भाषा को हमने क्या नाम दिया, अकाउंटेंसी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या अकाउंट्स का संपर्क बिजनेस के साथ है? बिल्कुल है सर। हिसाब किताब तमीज़ से मेंटेन करेंगे तभी तो पता चलेगा कि साल में क्वार्टरली कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया। अकाउंट्स अगर ढंग से मेंटेन करेंगे तभी तो ऑडिटर नाम का इंसान जो है हमारी कंपनी को ऑडिट करने के लिए आएगा, तभी तो हमारा हिसाब किताब बन पाएगा। तो क्या अकाउंटेंसी का संपर्क व्यापार के साथ है? बिल्कुल है हमारे पास। चलिए, बहुत बढ़िया है। ऐसी अगर मैं बात करता हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करता हूँ, एफएम की बात करता हूँ और साथ में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करता हूँ, क्या इसका संपर्क भी व्यापार के साथ है? बिल्कुल है सर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में तो हम सोच सकते हैं। एफएम क्या सिखाता है? एफएम दो चीज़ें सिखाता है भैया, पैसा लेकर आओ और पैसा लगाओ, इनकमिंग लाओ, आउटगोइंग करो। कंपनी को बड़ा बनाना है, धंधे को बड़ा बनाना है, तो पैसा लेकर आना पड़ेगा और पैसा लगाना पड़ेगा। अभी फिजिक्स वाला का आपने देखा है, आईपीओ लॉन्च हुआ है, आईपीओ लॉन्च हुआ है, बढ़िया हुआ है भैया। 161 रुपये तक हाईएस्ट का रेट चला गया था। आज की डेट की बात करूँगा, 135 रुपये का भाव है। अप डाउन चलता रहता है हमारे पास। 121 रुपये का लोएस्ट भी नीचे जा चुका है। तो फिजिक्स वाला क्या कह रहा है? फिजिक्स वाला कह रहा है भैया मेरा पेट नहीं भर रहा, मेरे को और पैसा चाहिए। और वो पैसा लेता है किससे? जनता से लेता है। जनता से कहता है भैया आईपीओ निकाल रहा हूँ, पैसा लगा दो। मैं वो पैसा मेरे को दोगे, मैं और अपने बड़े बड़े ब्रांड खोल लूँगा, और मैं ऑफलाइन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या ऑनलाइन का जो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर है और मैं बड़ा बना दूंगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या सिखाता है? दो ही बातें सिखाता है। एक तो पैसा सस्ता लेकर आओ और ऐसी जगह लगाओ जहाँ पे महंगे रिटर्न आएँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाजार से पैसा लेकर आ गया 12% ब्याज पे, अब मैं कमा रहा हूँ 24%, तो क्या मेरी गेम चलेगी? बिल्कुल बढ़िया चलेगी। मैं बाजार से पैसा लेकर आ गया 36% का और मैं कमा रहा हूँ 12%, तो मेरा क्या हो जाएगा? बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं क्या बन जाऊँगा? अनिल अंबानी बन जाऊँगा। मैं क्या बन जाऊँगा? बायजूस बन जाऊँगा। मैं क्या बन जाऊँगा? मैं विजय माल्या बन जाऊँगा, नीरव मोदी बन जाऊँगा, सत्यम जैसा काम मेरे को करना पड़ जाएगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें ये सिखाता है कि भैया सस्ता पैसा लेकर आओ और एक ऐसी जगह निवेश करो जहाँ पे तुम्हें महंगी रिटर्न मिल सके और तुम्हारी गेम प्रॉफिटेबिलिटी में आ सके। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है क्योंकि वो फाइनेंस के बारे में सिखाता है, पैसे के बारे में, रियल फिगर्स के बारे में सिखाता है आपको। लीवरेज क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर्स क्या होता है, वो सारी जानकारी एफएम का जब टॉपिक स्टार्ट होगा तब बताएंगे उसके बारे में। तो एफएम का भी जो संबंध है वो हमारा बिजनेस के साथ है। अब जाहिर सी बात है, हर कंपनी अपने में क्या कमाती है? प्रॉफिट कमाती है। प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट को छीनने के लिए एक हमारे पास हिस्सेदार आ जाता है। वो हिस्सेदार का नाम क्या है? सरकार। और सरकार की भी मजबूरी है भैया, हमसे पैसा नहीं लेगा तो देश कैसे चलेगा? सरकार साफ कहती है भैया मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए। क्यों पैसा चाहिए? देश चलाना है भैया। हमने कहा तू अपना पैसा खुद कमा ले। वो कहते ठीक है भैया, कमा तो लिए मैंने, रेलवे से कमा ली, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बना ली, पब्लिक सेक्टर अंडर पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से कमा लिया, पर मेरे पास तो पैसा ज़्यादा बनता ही नहीं है। फिर सरकार कहती ठीक है भैया, एक पैसा तो मैं यहाँ से ले लूँगी, क्या कहते हैं, अपना खुद का काम करूँगी, अपनी सरकारी कंपनी चलाऊँगी, वहाँ से पैसा कमा लूँगी। एक मैं जनता से क्या ले लूँगी? आपका टैक्स ले लूँगी। टैक्स किस फॉर्म में ले लूँगी? डीटी की फॉर्म में, और आपका आईडीटी की फॉर्म में ले लूँगी। और फिर भी अगर लेटर से मेरे को पैसे की शॉर्टेज है तो मैं किसके पास जाऊँगी? भीख मांगने के लिए वर्ल्ड बैंक के पास जाऊँगी और मैं वर्ल्ड बैंक से लोन मांगूंगी, ताकि मेरे को देश तो चलाना है ना। अब हमारी सरकार को कितना पैसा चाहिए बेटा? आपको जान के हैरानी होगी, हमारी सरकार को ज़्यादा नहीं, एक साल में 50 लाख करोड़ रुपया चाहिए। हमारा बजट कितने का बना है? हमारा बजट बना है लेटेस्ट से आपका 50 लाख करोड़ का बजट हमारे पास बन गया। अब 50 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ कौन दे देगा? 10 लाख करोड़ हमारे ये जितने सरकारी ऑफिस हैं, ठीक है, वो सारे दे देंगे आपके। जितने भी सरकारी एंटरप्राइज हैं या अंडरटेकिंग्स हैं वो सारे दे देंगे। और तकरीबन इन लोगों ने कहा जी हम 12.5 लाख करोड़ का कर्जा किससे ले लेंगे? वर्ल्ड बैंक से ले लेंगे। और बाकी जितना भी हमारे पास बचता है 27 साढ़े 27 लाख करोड़ जो हमारे पास बचते हैं, वो हम लेटर से टैक्स की फॉर्म में लोगों से ले लेंगे। लोगों से लेंगे, कॉर्पोरेट से लेंगे, कंपनी से लेंगे, है ना। अब हर कंपनी वाला क्या चाहता है? यार टैक्स बच जाए। जितना ज़्यादा टैक्स बच जाएगा उतना बढ़िया काम हो जाएगा, या टैक्स प्लानिंग की वजह से बच जाए हमारे पास, तो डेफिनेटली कुछ और वो इफ़ एंड बर्ड्स खेल लेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि टैक्सेशन का भी जो संपर्क है वो बिज़नेस के साथ है, और सीए तो टैक्स कैलकुलेट करने में माहिर होता है। और जब आप सीए बन जाएंगे तो पूरी दुनिया वाले आपके पास आएंगे और आपसे बोलेंगे कि हमारा टैक्स कैलकुलेट करके दो और कोशिश करो कि हमें टैक्स देना ना पड़े सरकार को। इस तरह की रिक्वेस्ट वो लोग आपसे आके करते हैं। तो चलो, कहीं ना कहीं टैक्सेशन का भी संपर्क बिजनेस के साथ है और आप ये बात समझ चुके हैं। तो बड़े सारे टॉपिक्स हमने देख लिए कि अकाउंटेंसी का संपर्क हमारे बिजनेस के साथ है,
हमारा कॉस्टिंग का जो संपर्क है वो बिज़नेस के साथ है, टैक्सेशन का संपर्क बिज़नेस के साथ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का संपर्क बिज़नेस के साथ है। इन चार में से कहीं पर भी हमने समाज सेवा की बात नहीं करी है। फिर होता क्या है कि हमारी कंपनी जो भी बननी चाहिए वो कानून के अनुसार होना चाहिए। कानून किसका इस्तेमाल होना चाहिए? कंपनी एक्ट का इस्तेमाल होना चाहिए हमारे पास। कंपनी एक्ट मतलब अगेन कंपनी से कंसर्न है, बिजनेस से कंसर्न है, पब्लिक लिमिटेड से कंसर्न है, प्राइवेट लिमिटेड से कंसर्न है। तरह तरह के आपको लॉ पढ़ा रखे हैं। पार्टनरशिप एक्ट भी आपको बताया जाता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी आपको बताया जाता है। तो बड़ी तरह की कंपनी बताई जाती है। तो लॉ भी कहीं ना कहीं हमारा किससे कंसर्न है? यहाँ पे बिजनेस से ही कंसर्न है। तरह तरह के आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े हैं, पार्टनरशिप एक्ट पढ़े हैं, आप लोगों ने कंपनी एक्ट फाउंडेशन में पढ़ा है। तो आपने बेसिकली बिजनेस को ही स्टडी करा है। फिर आपने फाउंडेशन के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स ही पढ़ी है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ा है, अगेन आपका बिजनेस माइंड को ग्रो करने के लिए पढ़ा है। आपने वहाँ बिजनेस लॉ ही स्टडी करा है। तो यानी जितना भी जानकारी है वो सारा बिजनेस के साथ है। और एट द एंड हम क्या चाहते हैं कि हर कंपनी क्या तमीज़ से काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सब जानना चाहते हैं। स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या? सरकार जानना चाहती है, शेयर होल्डर्स जानना चाहते हैं, सप्लायर जानना चाहता है, गवर्नमेंट जानना चाहती है, आपके इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं। ठीक है ना, हमारे पास आपका कस्टमर जानना चाहता है, हमारी कंपनी की मैनेजमेंट जानना चाहती है कि कंपनी तमीज़ से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और वो तमीज़ से काम कर रही है कि नहीं कर रही है वो हमें क्या करवाना पड़ता है? चेकिंग करवाना पड़ता है, एग्जामिनेशन करवाना पड़ता है, वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, इवैल्यूएशन करवाना पड़ता है। और जो कौन करता है? सीए भैया करते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया? ऑडिटर का नाम दिया हुआ है। और वो ऑडिटर भी क्या करता है? वो आके चेक करता है कि क्या बिजनेस तमीज़ से काम कर पा रहा है, क्या उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ढंग से काम कर रही हैं, क्या वो ढंग की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिखा पा रही हैं। अगेन बिजनेस के लेके ही बात करी गई है। तो हालांकि ये एरिया मेरा नहीं है, आपके बढ़िया बढ़िया टीचर आपको ये सारा ज्ञान दे चुके होंगे। और हो सकता है कि बच्चों को यहाँ पे टाइम वेस्ट भी लगा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्पीड फास्ट करके देख लेना, टाइम आपका बच जाएगा। अब ऐसी हमारे पास गेम किसकी आती है बेटा? एसएम की गेम आती है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की गेम आती है। कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो संपर्क है ये किसके साथ है? ये भी बेटा बिजनेस के साथ है। बिजनेस के साथ है, व्यापार के साथ है। कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी को बदले में क्या करना पड़ता है? स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है। सर स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है बेटा? पढ़ेंगे कुछ गवार लोग, गवार टीचर रादर कहते हैं कि स्ट्रैटेजी का मतलब प्लान होता है। एक तो महान टीचर बोल रहा था कि अगर आप साउथ एक्स में जाओगे तो स्ट्रैटेजी कहते हैं, वेस्ट दिल्ली में जाओगे तो आप इसको प्लानिंग कहते हैं। पता नहीं इनके नाम के आगे सीए डिग्री कैसे लग जाती है, मेरे ख्याल से तभी सीए वाले लोग इनसे सीए की डिग्री वापस खींच लेते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि भैया स्ट्रैटेजी का मतलब और प्लानिंग का मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बिजनेस पॉलिसी अलग होता है, स्ट्रैटेजी अलग होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अलग होता है। ये सबको एक जैसा बना देते हैं मजाक मजाक में, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई भी साउथ एक्स वाली बात नहीं करी जा रही है, यहाँ पे कोई भी वेस्ट दिल्ली वाली बात नहीं करी जा रही है। स्ट्रैटेजी का मतलब डिफरेंट होता है, प्लानिंग का मतलब डिफरेंट होता है। वो सारी बातें हम समझेंगे। तो हमें क्या करना, हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि बिज़नेस को चलाने के लिए हर कंपनी को, टाटा को, रिलायंस को, सबको क्या करना पड़ता है? स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बनाना पड़ता है। सर जब आप कह रहे हो कि स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बनाना पड़ता है, क्या इसमें डिफरेंस है? ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, सब डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। अब इसमें सिखाया जाता है कि बिज़नेस को कब ग्रोथ करनी चाहिए, कब एक्सपेंशन करना चाहिए, कब उसको स्टेबिलिटी करना चाहिए, कब उसको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन को फर्दर चार भागों में क्लासीफाई करा है। कब हमारी कंपनी स्टार की तरह काम करेगी, डॉग की तरह काम करेगी, वाइल्ड कैट की तरह काम करेगी। समझ आ रही बात है? बड़े खतरनाक शब्द हैं जो हमें सीखने पड़ेंगे व्यापार के अंदर। और ऐसी ऐसी बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज आपको सीखनी पड़ेगी। जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज में, बिग फोर्स में आर्टिकलशिप करने जाएंगे या जॉब करने जाएंगे तो वहाँ पे उन शब्दों का प्रयोग होगा। उस समय आपका ये कहना है कि सॉरी सर ये तो मेरे को नहीं आता, ये एमबीए का पार्ट है, ऐसा नहीं चलेगा। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाकई में आपके लिए बहुत वैल्यूएबल सब्जेक्ट है बेटा। ये आपको बिजनेस की टर्मिनोलॉजी सिखाएगा, बिजनेस को चलाना सिखाएगा। क्योंकि एट द एंड बिजनेस हमारा चलना चाहिए। ये कंपनी का विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गोल क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है, टोस क्या होते हैं हमारे पास। तरह तरह के मॉडल्स हो गए, बीसीजी मॉडल, एनशॉफ मॉडल, एडियल मैट्रिक्स, जीई मॉडल, ये सारे क्या होता है, इसके अंदर मल्टीपल सब फैक्टर्स क्या होते हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पे सीखेंगे। कॉम्पिटिटर्स को हमें कैसे मैनेज करना चाहिए, सरकार को हमें कैसे मैनेज करना चाहिए, सप्लायर्स को, वेंडर्स को, कस्टमर्स को हमें कैसे मैनेज करना चाहिए, ताकि हमारा बिजनेस दिन पे दिन तरक्की करता रहे। हर बिजनेस का पर्पस तरक्की करना होता है। नोकिया हमारा क्यों फेल हो गया, कोडैक हमारा क्यों फेल हो गया, बीपीएल हमारा क्यों फेल हो गया, वीडियोकॉन हमारा क्यों फेल हो गया, मॉजर बियर, जिन लोगों ने अपने आप को नहीं सुधारा, सीडी से लेके डीवीडी में आ गए, वो क्यों मार्केट में पिट गए। पहले बाजार में हमारे पास किसी ज़माने में मैग्नेटिक टेप हुआ करता था, फिर फ्लॉपी डिस्क आ गया हमारे पास, फिर हमारे पास सीडी आ गया, डीवीडी
एलईडी आ गया, वॉर्म आ गया, मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क आ गया। जिन कंपनियों ने अपने आप को सुधारा वो मार्केट में सर्वाइव कर गए, जिन कंपनी ने अपने आप को मार्केट में नहीं सुधारा वो बर्बाद हो गए। तो ये सारी बातें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको सिखाएगा। ठीक है नहीं? तो सीए का कोर्स इतना बढ़िया है, इतना शानदार है कि जो बच्चा एटलीस्ट सीए इंटर भी पढ़ लेता है वो भी अपने में एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन जाता है। और सीए फाइनल की तो बात ही हम नहीं कर सकते। सीए फाइनल में तो सारे सब्जेक्ट वो हैं जहाँ पे केवल डिसीजन मेकिंग, फैसले करने वाली बातें करी जाती है। तो आपको मैं एक वैसे बताऊं, पहले किसी ज़माने में ना एक सब्जेक्ट हुआ करता था आपका EIS-SM। ठीक है जी, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑब्लिक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब ये जो सब्जेक्ट था इसका संपर्क था सीधा आईटी के साथ। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और घटिया बोलेंगे तो कंप्यूटर्स, और घटिया बोलेंगे तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग। ठीक है बेटा, इनसे इसका संपर्क था, कंप्यूटर्स की क्वालिटी के साथ इसका संपर्क था। फिर हमारे आईसीआई, महान आईसीआई, जितनी तारीफ करो उतने कम हैं ये लोग। इन लोगों ने क्या करा, इस सब्जेक्ट को हटा दिया। कहते हैं कंप्यूटर वम्प्यूटर छोड़ो, ये बच्चों को ज़रूरत नहीं है, ये हम क्या करेंगे, इनको ना अलग से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ इनको सिखा देंगे और ये 50 नंबर का पेपर हटा दो। जो छोटा मोटा बच्चा कभी आईटी के बारे में पढ़ लेता था, सीए वाला बच्चा खौफ से, जिसको एटलीस्ट एमसीए के साथ या बीटेक वालों के साथ थोड़ा बातचीत करने की तमीज़ आ जाती थी, वो फाइनली तमीज़ आज की डेट में बच्चे के हाथ से छूट चुकी है। तो चलो एनी हाउ, इस पेपर को इन लोगों ने, आईसीए के महान लोगों ने सोचा कि भाई टेक्नोलॉजी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, टेक्नोलॉजी तो घटिया चीज़ है, हम फाइनेंस के कैटेगरी के लोग हैं, तो हमें तो आईटी से कोई मतलब ही नहीं है। और ये बेचारे भूल गए कि बाजार में एक शब्द आ चुका है जिसका नाम फिनटेक है, जो पता नहीं इन लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, और क्यों नहीं सुना समझ में नहीं आई बात। तो अभी आपको मेरे ख्याल से आईटीटी की ट्रेनिंग मिलती है, आप उसमें बड़ा एक्सपर्ट आपको ज्ञान मिलता है और आप बहुत एक्सपर्ट बन चुके भी होंगे। आपको ईआरपी पे भी काम करना आ चुका होगा, जोहो पे भी काम करना आ चुका होगा, टैली में तो आप बादशाह होंगे, है ना, जीएसटी में, टीडीएस में, टीसीएस में काम करना आपको आ चुका होगा, वहाँ पे टीडीएल क्या होता है, टीएमएल क्या होता है, उन सब में आपको मास्टरी आ चुकी होगी, क्योंकि आईसीआई की ट्रेनिंग बहुत शानदार है। उसके बावजूद इसको हटाने के बाद इन लोगों ने एसएम को फिर भी रखा कि नहीं, ये सब्जेक्ट अभी भी सीए के लिए रेडी है। चाहते तो इसको भी उड़ा देते बेचारे ये, पर किसी समझदार आईसीए के मेंबर ने बोला होगा कि नहीं भैया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को तो मेंटेन करो। और फाइनली ये सब्जेक्ट बेटा वहाँ से बच बचा कर आया है। तो जब ये बहुत बच बचा कर आया, सोच समझ कर आया, तो समझ जाओ ये सब्जेक्ट आपके लिए वैल्यूएबल है। और भाड़ में जाओ, नहीं समझ में अगर तुम्हारे दिमाग में पड़ती बात, तो सीधी सी बात है, 50 नंबर एफएम, 50 नंबर एसएम, 100 नंबर का पेपर, 40 नंबर चाहिए, 50 नंबर ग्रॉस के लिए चाहिए, थोड़े ज़्यादा और ले आओगे तो ग्रुप तुम्हारा आराम से पास हो जाएगा। यही सोच के पढ़ लो। चलिए, तो ये सारी जानकारी होगी हमारी किसके बारे में, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। तो कुल मिलाकर हम थोड़ा क्रक्स खेलते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, 50-50 नंबर का बंटवारा हो गया हमारे पास। एसएम की बात करेंगे, 15 नंबर का मेरे पास मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, 35 नंबर का पेपर है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, और साथ में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और बड़ा इजी है स्कोर करना, क्योंकि कम समय लगेगा और समय की बड़ी कीमत है। सीए वाला बच्चा स्टूडेंट जानता है समय की कीमत क्या होती है। जब हम एसएम के चैप्टर्स की बात करते हैं बेटा, तो ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, बस 5 चैप्टर हैं, दैट्स इट। 5 चैप्टर्स वी हैव। सबसे पहला चैप्टर हमारे पास क्या, बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर। तो पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। फिर कह रहा है कि बताओ भैया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे पास क्या होता है। फिर हमें स्टडी करना है भैया इंटरनल इन्वायरमेंट हमारे पास क्या होता है। फिर हमें स्टडी करना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजिक चॉइसेस क्या होती हैं। एक काम को करने के लिए हमारे पास मल्टीपल फार्मूलेज होते हैं, मल्टीपल मेथड्स होते हैं, तो डेफिनेटली हम डिसाइड करना चाहते हैं कि कौन सा बेस्ट है। जैसे 12वीं करने के बाद आपने सोचा होगा कि यार ज़िंदगी बढ़िया बनानी है। अब ज़िंदगी बढ़िया बनानी है तो भैया आपके पास तो बड़े सारे फैसले होंगे। आपने सोचा होगा चलो सीए कर लेते हैं, कंपनी सेक्रेटरी कर लेते हैं, सीएमए बन जाते हैं, सीएफए की तैयारी कर लेंगे, सीएमटी की तैयारी कर लेंगे, है ना। आपने कुछ सोचा होगा चलो जी एलएलबी भी कर सकते हैं, उसमें भी अच्छा कैरियर हमारे पास बन जाता है। आपने कहा नहीं जी अभी पहले बीबीए कर लेते हैं या बीसीए कर लेते हैं, उसके बाद एमबीए कर लेंगे या एमसीए कर लेंगे। तो यानी ज़िंदगी को काम करने के लिए आपके पास मल्टीपल चीज़ें होंगी, है ना। कैरियर बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, फेम कमाने के लिए आपके पास मल्टीपल चॉइस हैं। फिर आपने फाइनली डिसाइड करा ना भी, है ना, आई लव सीए, तो आपने कहा सीए इज़ द बेस्ट थिंग।
मोदी जी ने कहा है जो सीए के सिग्नेचर की ताकत है वो मोदी साहब की भी ताकत नहीं है। तो मोदी से सबसे बड़ा आदमी कौन हो गया? मोदी जी से बड़ा आदमी हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है भैया। और फिर हमने कहा चलो मज़ा आ गया, हमने तो सीए का फैसला कर लिया, चलो अब हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन खेल लेते हैं। और मेरा पांचवा चैप्टर का नाम मेरे पास क्या आता है? पांचवा चैप्टर का नाम मेरे पास आता है डैट इज आपका स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है बेटा, स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। की इवैल्यूएशन का मतलब है कि ऑडिट करो भैया जो स्ट्रैटेजी कंपनी में आपने इस्तेमाल करी है क्या वो बढ़िया वाली है कि नहीं है। तो ये हमारे पास कुछ मल्टीपल तरह के चैप्टर्स हैं हमारे पास। पहला इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बातों को स्टडी करो क्योंकि उससे बिजनेस में इम्पैक्ट आता है, आता ना इम्पैक्ट। अभी ट्रम्प साहब कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले पागल हो गए थे ना पागल, और रात को आके बोलते हैं चाइना तेरी वाट लगा दूंगा, टैरिफ तेरे बढ़ा दूंगा। और जैसे उन्होंने बोला कि टैरिफ बढ़ा दूंगा तो क्रिप्टो करेंसी का बाजार की ऐसी की तैसी होगी। ज़्यादा नहीं, 2000 लोगों ने सुसाइड कर लिया, एक एक आदमी को 250 करोड़ का नुकसान हो गया। एक बड़ा फेमस आदमी था, यूट्यूबर था, अंग्रेज़ था, लिमोजिन चलाता था, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को बहुत पॉजिटिव लेके सपोर्ट करता था, पर एक रात में उसका 250 करोड़ का नुकसान हो गया, अगले दिन बेचारे ने सुसाइड कर लिया। तो ये हमारे पास क्या होता है, आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं हमारे पास भैया। जब मैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करूंगा तो बिज़नेस को चलाने के लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हमें स्टडी करना पड़ता है ना। अब चाइना ने बोल दिया अमेरिका को कि भैया तेरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर तेरे को ट्रेड वॉर करना है तो आप खुल के खेल लेते हैं, तू भी खेल हम भी खेल, देख मज़ा देख नज़ारा देख। उसके बाद से पूरा वर्ल्ड हिल गया, नैस्डैक आपका गिर गया, एस&पी हिल गया, इंडियन स्टॉक गिर गया आपका। तो यानी कितने मल्टीपल फैक्टर्स हमारे इम्पैक्ट में आते हैं। और इंटरनल इन्वायरमेंट को हमें स्टडी करना पड़ेगा, कंपनी के अंदर के इन्वायरमेंट होते हैं। कंपनी के अंदर बड़े सारे लोग काम करते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं जो कंपनी को बर्बाद कर सकते हैं अगर वो ढंग से काम ना करें तो। और बड़े सारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, माइक्रो फैक्टर्स होते हैं, वो हमें स्टडी करने पड़ेंगे। तो पहले हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में स्टडी करा, फिर हमने डिस्कस करा कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है, फिर हम स्टडी करेंगे आपका इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है। और फिर मैंने साफ बता दिया कि हर काम को करने के लिए मल्टीपल चॉइस होती है। कल को शादी करोगे, 5 6 10 15 20 लड़कियां तुम्हारे सामने खड़ी होंगी, या लड़कियों के सामने 10 लड़के खड़े होंगे। क्यों खड़े होंगे सर हमारे सामने, हम इतने बढ़िया थोड़े हैं, अरे नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट लगा हुआ है। मैं तो 10 कम बात कर रहा हूँ, 50 लड़कियां 50 लड़के तुम्हारे सामने खड़े होंगे। अब तुम्हारा तो मन करेगा, लड़कों का तो मन करेगा बेशर्मों का कि 4 5 से ही कर लेते हैं सर, एक से मन नहीं भरता, दिल मांगे मोर। पर ऐसा तो काम चल नहीं पाएगा बच्चे, करना तो एक से ही पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ जाएगा आपको। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो अब आपको चॉइस लेनी पड़ेगी। और फिर जब आप चॉइस चॉइस ले लेंगे, फैसला कर लेंगे ये बेस्ट है हमारे लिए, तो फिर आप क्या करेंगे, जीवन में उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देंगे। और समय समय पे इवैल्यूएशन करते रहेंगे, चेकिंग करते रहेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन करते रहेंगे कि जो स्ट्रैटेजी हमने बिजनेस के अंदर लगा रखी है, बिजनेस का गोल अचीव करने के लिए, उसमें क्या समय समय पे हमें कुछ परिवर्तन करना है, क्या हमें कुछ चेंजेस करने हैं, क्या कुछ हमें ऑल्ट्रेशंस करनी है, क्या हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है। तो चेंजेस तो हमारा संसार का नियम है, जिस कंपनी ने चेंज करा वो सरवाइव कर गई, जो चेंज नहीं कर पाया वो भाग जाएगा। एप्पल वाला हर साल नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च करता है क्योंकि उसको अपडेशन लाना है, उसको पता है पीछे सैमसंग पड़ा हुआ है, वीवो पड़ा हुआ है, ओप्पो पड़ा हुआ है, शॉमी पड़ा हुआ है, रियलमी पड़ा हुआ है, सारे उसके पीछे पड़े हुए हैं। उनका एक टारगेट क्या होता है कि एप्पल जो भी नया मॉडल लॉन्च करेगा, अगर वो लॉन्च करेगा 1.5 लाख का तो हम 20,000 का लॉन्च कर देंगे। तो वो कॉपी बनाने के चक्कर में होते हैं। ठीक है बच्चों। तो अल्टीमेट कहने वाली बात यहाँ पे है कि ये छोटा सा मैंने जानकारी दी आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमारे पास क्या होता है। अच्छा, अपने बारे में थोड़ा सा बताना मैं भूल ही गया, है ना। मेरा नाम विकास कपूर है। आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊँगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी मैं पढ़ा दूँगा, अगर कंपनी परमिट करेगी। नहीं तो अभी हम आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की तो गारंटी मैं लेता हूँ, नहीं तो एफएम के लिए कोई दूसरा टीचर आपको आके पढ़ाएगा। और मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है आपको, तो आप इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ डिस्कशन अगर आप करना चाहते हैं किसी भी तरह की समस्या का, तो आप डिस्कस यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी।
A to Z नोट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, उसकी चिंता मत करो। आप बस लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए समय समय पे। ये ना तो हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स है, ना हमारा एक क्रैश कोर्स है, ये हमारा रेगुलर बैच है। और इस रेगुलर बैच को पहले रेगुलर बना देंगे, फिर इसको वो फास्ट ट्रैक बना देंगे, सब बना देंगे। आजकल तो ट्रेंड चला ही हुआ है, पर पहले तमीज़ से पढ़ लो, क्योंकि सीए का पेपर इतना भी आसान नहीं है, इतना भी मजाक नहीं है। इतना मजाक होता तो इतने सारे बच्चे फेल नहीं होते, इतने सारे बच्चों की आंखों में दर्द नहीं होता। तो टीचर चाहे सब्जेक्ट को जितना मर्जी सिंप्लीफाइड कर ले, पर पेपर को तो आप ही ने झेलना है। तो सारे क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, आरटीपी के, एमटीपी के। टेस्ट देना चाहोगे तो टेस्ट पेपर भी आपको मिल जाएगा, और एक नहीं, मल्टीपल मल्टीपल टेस्ट दीजिए आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 5, 10, 15, 20, 50 जितने भी टेस्ट आपने देने हैं पेपर में जाने से पहले, जितनी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, वो प्रैक्टिस हम आपको बड़े आराम से, बड़े प्यार से करवा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को लेकर। चलिए, धन्यवाद। भारत माता की जय। भगत सिंह की जय।